सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि मेरी जो सारी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है कि YouTube किसी भी चैनल के एक दिन में किसी 3 वीडियोस का नोटिफिकेशन ही उनके सब्सक्राइबर्स को भेजता है। तो ऐसे में आप कैसे सारी वीडियोस देखेंगे या आपको उनका पता चल पाएगा? आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही आप अपनी YouTube ऐप खोलें, उसमें नीचे कुछ टैब्स बने होते हैं। जैसे पहले पे होम लिखा होता है, दूसरे पे ट्रेंड्स लिखा होता है और तीसरे पे सब्सक्रिप्शंस लिखा होता है। आपने उसको प्रेस करना है तो आपको दिखेगा कि आपने जो जो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उनके आपको लोगो नज़र आएंगे। उसमें से एक स्काई ब्लू कलर का लवनीश सर की क्लास का चैनल का लोगो भी होगा। आपको उसको प्रेस करना है और आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप सारी वीडियोस को देख पाएंगे, क्योंकि मैं जो आज आने वाली वीडियो है उसको एक दिन पहले ही वहां पर सारी अपलोड कर देता हूं। तो आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5, जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास। और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ नंबर 1 संसाधन को। और जिस टॉपिक पर आज हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे वह है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इससे पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ा कि संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। फिर प्राकृतिक संसाधन भी आगे 2 प्रकार के हैं, एक नवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं और एक अनवीकरणीय संसाधन जिनका केवल एक ही बार प्रयोग हो सकता है। और हम सब जानते हैं जितने भी अनवीकरणीय संसाधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज तेल, गैस इत्यादि, ये इनका जो भंडार है वो बहुत सीमित है और ये एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। तो हमें इनका तो संरक्षण करना ही करना है। लेकिन जो नवीकरणीय संसाधन हैं जैसे वायु, मिट्टी, पानी, सौर ऊर्जा, तो इनमें से भी जो कुछ संसाधन हैं उनको हमने इस कदर यूज़ किया, उसको इस कदर हम प्रयोग करते जा रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं और उसे प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा भी कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अनवीकरणीय संसाधन है वो भी ख़त्म हो जाएं और ये जो नवीकरणीय संसाधन है जिन्हें हम बार बार यूज़ कर भी सकते हैं वो भी हम उनको ख़राब कर बैठें तो हम क्या यूज़ करेंगे? हमारे लिए ना तो कुछ बचेगा और ना ही हमारी आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा। तो चलिए आज इन्हीं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर इस वर्कशीट में हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। इन संसाधनों में से बहुत से ऐसे हैं कि कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते और बहुत से ऐसे ही हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे तो आप जानते हैं कोयला, पेट्रोल, गैस, ये क्या होता है, इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग गए और अगर ये अब ख़त्म होंगे तो अगले लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे फिर दोबारा से इन्हें बनने के लिए। तो इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। तो आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें। तो हम बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा नए या पुनः पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो संसाधन जिनको हम एक बार प्रयोग करते हैं और फिर उन्हें पुनः यानी दोबारा भी प्रयोग कर पाते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसके नाम में भी इसका अर्थ छिपा हुआ है, नवी यानी नया, करणीय जिसको किया जा सकता है, जिसको नया किया जा सकता है, उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा यानी मिट्टी, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है।
तो मैंने आपको बताया कि हम इनका इतना अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं कि हम ये देख ही नहीं रहे कि हम उसको प्रदूषित भी कर रहे हैं। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई, जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो देखिए ना कि जो ये नवीकरणीय संसाधन है, हम भूमि की खुदाई कर देते हैं, उसमें से खनिज निकालते हैं और उसको खुला ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि सारी भूमि कैसी हो जाती है, आप बताइए, खोखली हो जाएगी। जो खोखली ज़मीन होगी वो किसी भी काम नहीं आती है, ना खेती के, ना घर बनाने के, ना कोई बिल्डिंग बनाने की। इसी तरह जब हम जो जंगल होते हैं उनकी लगातार कटाई करते ही जा रहे हैं, तो इससे हम क्या हो रहा है, हमें बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया का जो तापमान है, पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ती चली जा रही है और बरसात भी नहीं हो रही, क्योंकि हमने ये सीखा है कि बरसात होने में इन पेड़ पौधों का, जंगलों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब आपको पता चला कि ये नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। किस चीज़ की? अब देखिए, पहला यहाँ पर एक सिचुएशन दे रखी है। ये मेरा फॉन्ट मतलब टेक्स्ट ज़्यादा था और इसलिए मैंने फॉन्ट थोड़ा छोटा किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप उसको भी सुनिएगा। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप भी सोच सकते हैं कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर धरती पर पीने योग्य पानी कम हो जाए तो इससे हमारा जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि अपने जीवन को फिर बनाए रखने के लिए, यहाँ बनाने हैं, यहाँ पे बनाए होना चाहिए, बनाए रखने के लिए हमें और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, यानी लड़ाई छिड़ जाएंगी कि कौन पहले पानी का यूज़ करेगा। और इसका अर्थ यह भी तो है कि फिर अगर साफ़ पानी नहीं होगा तो हम जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें कोई प्रदूषित पानी तो नहीं डालते, तो इससे हमारी जो खाद्य आपूर्ति है, खाने पीने का जो भोजन है, उस पर भी कमी हो जाएगी। और फिर अगर पीने का जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा तो हमें प्रदूषित जल मिलेगा, जो भी ख़राब जल होगा उसको ही पीना पड़ेगा। तो इससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती चली जाएंगी। फिर दूसरी सिचुएशन है कि अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाएं या जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा? तो अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया का तापमान बढ़ता चला जाएगा और हमें बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना बहुत अधिक करना पड़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोचकर लिखेंगे कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ तो उदाहरण के रूप में दे रखे हैं और कुछ आपको खुद से लिखने हैं। तो चलिए इसको भी एक बार मेरे साथ समझते हैं। तो पहला है जल का संरक्षण, और इसके क्या क्या उपाय हैं और आप क्या सुझाव दे सकते हैं। जैसे पहला है पीने के पानी को गाड़ी धोने और सड़क धोने के काम में ना लाना। दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी को बेकार नहीं करना। फिर और क्या उपाय हो सकते हैं, जैसे कि अगर कभी कोई नल खुला नज़र आ जाए तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पानी की एक एक बूंद कीमती है। फिर उसके बाद अपने दांत ब्रश करते समय हमें पानी बंद कर देना चाहिए और साथ में एक मग भर के रखना चाहिए, जिससे हम कुल्ला आदि कर सकते हैं। फिर पांचवा है कि यदि कोई नल या पाइप लीक कर रहा है तो उसकी जांच करवानी चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा संसाधन है भूमि अथवा मृदा का संरक्षण, यानी मिट्टी का संरक्षण। तो पहला है कि उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। दूसरा, बंजर या जो कम उपजाऊ भूमि होती है उसका प्रयोग हम मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में कर सकते हैं, जिससे भूमि का संरक्षण हो सकता है। फिर तीसरा है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करना, क्योंकि इससे भी भूमि और मिट्टी दोनों खराब होती हैं। फिर चौथा उपाय ये हो सकता है कि फसलों का चक्रीकरण किया जा सकता है, यानी फसलों को बार बार बदल बदल के लगाने से उसकी उपजाऊ शक्ति और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। पांचवा, मृदा अपरदन पर नियंत्रण। मृदा अपरदन होता है कि मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है वो उड़कर या बहकर दूसरी जगह चली जाती है, तो हमें ऐसे इंतजाम करने चाहिए जिससे वो ना वहाँ से हटें। तो इस पर अगर नियंत्रण कर लेंगे तो भी भूमि अथवा मृदा का संरक्षण हो पाएगा। फिर तीसरा है वायु का संरक्षण। तो अपनी हवा को साफ कैसे हम कर सकते हैं?
पहला है कि प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी प्रकार के दूसरे पदार्थों को, जो भी पदार्थ हैं, उनको जलाना नहीं चाहिए। और अगर कोई जलाता भी है तो आप उसको समझाइए कि इससे हमारी वायु प्रदूषित हो रही है, क्योंकि इसी वायु में तो हम सांस लेते हैं। फिर दूसरा है कि पौधे लगाना और पत्तियों को ना तोड़ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे उतना ही हमारी वायु, हमारे आसपास की वायु साफ़ होती चली जाएगी। इसके अलावा कुछ सुझाव ये भी हैं कि जैसे कारपूल करना, यानी अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियों में ना जाकर 3 या 4 व्यक्ति एक ही गाड़ी में चले जाएं, तो इससे भी वायु प्रदूषण कम होगा। या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कि भाई अपने निजी वाहन का उपयोग ना करके जहाँ तक संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर लें, या जब भी संभव हो तो पैदल ही जाएं। अगर आसपास आपको कोई काम है तो आप पैदल जाएं। फिर चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय ये भी है कि किसानों द्वारा पराली को ना जलाने से वायु संरक्षण हो सकता है। अभी आप देखिए कि जैसे ही अक्टूबर तो शुरू हो गया है, अभी दूसरी फसल किसानों को बोनी है, तो जो पहले वाली फसल के ठूंठ हैं उन्हें पराली कहते हैं। वो क्या करते हैं, उस खेत को तैयार करने के लिए उसको जला देते हैं, जिससे बहुत धुआं उठता है और पूरा आसपास का वातावरण, आसपास के राज्यों का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। और फिर पांचवा है कि चिमनी के लिए फ़िल्टर का उपयोग करना, यानी जितने भी उद्योग धंधे हैं जो चिमनी लगाते हैं उसमें अगर वो फ़िल्टर लगा लें तो इससे भी वायु प्रदूषण कम हो सकता है। और उसके बाद है वनों का संरक्षण, यानी जंगलों को कैसे बचाएं। तो इसका उपाय है कि कागज़ों को ना फाड़ा जाए, तो पेड़ों की कटाई ही नहीं होगी, क्योंकि कागज़ तो पेड़ से बनते हैं। तो इस बात पर आप बहुत ज़्यादा जोर दीजिए और बहुत ज़्यादा इस बात को समझिए कि आप कागज़ को वेस्ट मत किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई कागज़ वेस्ट होता है मुझे तो दर्द होता है। तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए, कागज़ को पूरा यूज़ करें, बिल्कुल मैक्सिमम यूज़ करें, क्योंकि जितने ज़्यादा हम कागज़ को यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा ही हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। फिर दूसरा एक उपाय ये भी है कि किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधा उपहार में दे दें, ताकि उसके घर में भी पौधे लग जाएं और इस तरह से वनों का संरक्षण हो जाए। फिर वनों की कटाई पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि अंधाधुंध हम काटे चले जा रहे हैं। तो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिन पेड़ों को काटने की ज़रूरत है, उन्हीं को ही काटा जाए, यानी नियंत्रण रख के काटा जाए। फिर चौथा है कि वन तथा वन्य उत्पादों का उचित एवं नियोजनपूर्ण उपयोग, यानी वन से जो भी हमें उत्पाद मिलते हैं तो उनको हम सही ढंग से प्लानिंग बना के यूज़ करें, तो हमें बहुत सारे जंगलों को नहीं काटना पड़ेगा। फिर पांचवा है कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं। तो जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा वनों का भी संरक्षण होगा और इससे हमारी वायु भी साफ होगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं या आ जाते हैं, अर्थात जो एक बार प्रयोग करने के बाद भी फिर से प्रयोग किए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल, मृदा, वायु और सौर ऊर्जा आदि। दूसरा प्रश्न है कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो इसके कई सारे उपाय हैं, जैसे पीने के पानी को गाड़ी धोने और सड़क धोने के काम में नहीं लाना चाहिए। फिर दूसरा है दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि अगर कभी कोई नल खुला नज़र आ जाए तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। और चौथा है कि यदि कोई नल या पाइप लीक कर रहा है तो उसकी जांच करवानी चाहिए। और पांचवा है कि अपने दांत ब्रश करते समय पानी को बंद कर देना चाहिए, और साथ में आप पानी से भरा एक मग रख सकते हैं, जिससे आप कुल्ला आदि कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि जंगल के संरक्षण के लिए आप के क्या सुझाव हैं, आप कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं, जैसे वनों की कटाई पर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर कागज़ को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ तो पेड़ से ही बनते हैं। किसी के जन्म आदि कार्यक्रम पर पौधा उपहार में देना, ठीक है। और फिर चौथा है कि लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं। और पांचवा है कि वन तथा वन्य उत्पादों का उचित एवं नियोजनपूर्ण उपयोग करने से जंगलों का संरक्षण किया जा सकता है। फिर चौथा प्रश्न, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोयला, खनिज, तेल और गैस भंडार अपनी अत्यधिक मांग के कारण शीघ्र ही कुछ दशकों में समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन साधनों का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें
इन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि हम उनका लंबे समय तक प्रयोग कर सकें और इसका फ़ायदा ना केवल वर्तमान पीढ़ी को हो बल्कि जो भावी पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ी है, वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसलिए भविष्य में संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।